जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे हम कवर करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पोस्ट मैच एनालिसिस, फिफ्थ टेस्ट मैच डे 4, जो कि बहुत ही ज़्यादा तरीके से टर्न अराउंड हुआ टेस्ट मैच में। पहले टीम इंडिया फ्रंट फुट पे थी, फिर मोहम्मद सिराज कैच छोड़ते हैं, हैरी ब्रूक शतक जड़ते हैं, जो रूट शतक जड़ते हैं। इंग्लैंड को सिर्फ 85 रन चाहिए होते हैं जीतने को, बट फिर हैरी ब्रूक आउट होते हैं, जो रूट आउट होते हैं, फटाफट से विकेट गिरते हैं और इंग्लैंड अभी ऐसे समय पे खड़ा है जहां रन बन चुके हैं काफ़ी ज़्यादा और सिर्फ 34-35 रन चाहिए इंडिया को डिफेंड करने के लिए, और 4 विकेट हैं उनके हाथ में जो लेने ही लेने कुछ भी करके। क्रिस वोक्स तैयार हो चुके हैं, दिन का खेल कॉल्ड ऑफ हो गया है क्योंकि बारिश हो चुकी है, थोड़ा ओवरकास्ट कंडीशन थी, लाइट मीटर बाहर आ चुके थे, तो दिन का खेल समाप्त हुआ है। बट क्या कुछ घटा है डिटेल में उसको डिस्कस करना, चलिए शुरुआत करते हैं। बढ़ेंगे सबसे पहले आगे, देखेंगे क्या कुछ हुआ था कल के दिन के खेल खत्म होने से और आज के दिन के खेल शुरू होने के दौरान। तो सबसे पहले बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जहाँ पे थी सबसे ज़्यादा 50+ पार्टनरशिप। भाई बेन डकेट और जैक क्रॉली 9 50+ रन की पार्टनरशिप कर चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं वेस्ट इंडियन प्लेयर्स ग्रीसन ऑन हैंड्स के लगभग क्रॉस कर चुके हैं उनको। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ था जब कल के दिन का खेल खत्म हुआ था। दूसरा डिस्कशन हुआ था, सुनील गावस्कर ने बात की थी शुभमन गिल से, जहां बोला था कि ये जज्बा आपका, ये एटीट्यूड बहुत तगड़ा चल रहा है, आपने मेरे स्टैट्स को, मेरे रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो उनको एक स्पेशल टी शर्ट और एक कैप हैंडओवर की थी और उन्होंने बोला था कि वो आज के दिन के खेल पे अपनी लकी जैकेट पहन के आने वाले हैं और वो टीम इंडिया को जीतता हुआ देखना चाहते हैं। तो वो उनकी तरफ से आया था। ये हुआ था मैच शुरू होने से पहले। उसके बाद क्या होता है, मैच शुरू होता है, जैक क्रॉली कल आउट हो चुके थे, बेन डकेट बैटिंग कर रहे थे ओली पोप के साथ। फटाफट से बेन डकेट अपनी अर्धशतक करते हैं कंप्लीट और बहुत तेज़ी से रन बना रहे होते हैं और जूझ भी रहे होते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा बहुत तंग करते हैं और फाइनली प्रसिद्ध कृष्णा का ही आउटसाइड एज निकलवाते हैं वो, और सीधा कैच आता है केएल राहुल के हाथ में, जो कि सेफ एज अ बैंक माने जाते हैं। उनके हाथ में कोई भी बॉल गई है तो वो डेफिनेटली कैच भी हो ही जाता है और कॉट बिहाइंड डेफिनेटली होता है वो बल्लेबाज। तो वहाँ पे बेन डकेट का विकेट जैसे गिरा, वहाँ पे टीम को मौका मिल गया कि भाई फटाफट से विकेट ले लेते हैं, क्योंकि ओली पोप खेल रहे हैं, जो रूट आएंगे, हैरी ब्रूक आएंगे, यहाँ तक बैटिंग अच्छी है, बेन स्टोक्स नहीं है। तो हमारा पूरा प्लान यही था, टीम मैनेजमेंट का भी वही प्लान था, टीम इंडिया का भी वही प्लान था कि जल्दी से जल्दी विकेट लिए जाएं और मैच में आगे की ओर बढ़ा जाए, और वही देखने को मिला। थोड़ी लंबी पार्टनरशिप ज़रूर हुई ओली पोप की जो रूट के साथ, बट फाइनली ओली पोप दी स्टैंडिंग कैप्टन ऑफ दिस मैच 27 रन पर आउट होते हैं। एक और बार एलबीडब्ल्यू आउट होते हैं, जहाँ पे सर जल्दी गिरता है, फ्रंट फुट थोड़ा जल्दी कमिट हो जाता है, अक्रॉस द लाइन खेलते हैं ये और एलबीडब्ल्यू होते हैं। तो सिराज ने इनको आउट किया और मैच पूरी तरीके से खुल गया, क्योंकि बहुत जल्दी इंडिया ने 3 विकेट ले लिए थे और हम सब उम्मीद लगा के बैठे थे कि आज रिजल्ट आएगा और डेफिनेटली इंडिया जीतेगी। ये मैंने कल भी बोला था, बट उसके बाद हैरी ब्रूक आते हैं, T20 मोड एक्टिवेट करके फटाफट से 20 रन तक पहुंचते हैं, 20 रन बहुत तेज़ी से बनाते हैं। फिर आता है प्रसिद्ध कृष्णा का एक ऐसा ओवर जहां पहली बॉल बाउंसर आती है, बाउंसर का ट्रैप सेट किया जाता है और उसके 3-4 ओवर्स पहले अपना एक स्पेल ख़त्म करके जाते हैं सिराज। वो चले जाते हैं ड्रेसिंग रूम में, और जिस ओवर में ड्रेसिंग रूम से आते हैं उनको फाइन लेग पे खड़ा कर दिया जाता है फील्डिंग करने के लिए, और वो डीप में खड़े रहते हैं। पुल शॉट लगता है, हैरी ब्रूक का एकदम बाउंड्री पे जाती है, वहाँ पे जाके कैच ले लेते हैं मोहम्मद सिराज, बट बैलेंस खो देते हैं, 2 स्टेप और पीछे लेते हैं, स्कर्टिंग्स पे पैर चला जाता है और वो जो विकेट होना चाहिए था वो छक्के में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद वहीं नहीं रुके हैरी ब्रूक, उसी ओवर में 16 रन जड़ दिए, चौके छक्कों की बारिश कर दी, फटाफट से 20 से 36 रन तक पहुँचे, और साथ ही साथ 50 रन की पार्टनरशिप जो रूट और हैरी ब्रूक के बीच में कभी हुई पता ही नहीं चला। इतने ताबड़तोड़ तरीके से मैच चला ही आगे। सब बोलने लग गए थे ये मैच, ये कैच नहीं, ये मैच नहीं, ये सीरीज़ गवा दी है इंडिया ने, क्योंकि हैरी ब्रूक हम जानते हैं चौथी इनिंग में बहुत घातक साबित होते हैं, और बेसबॉल की सबसे बड़े स्टेटमेंट देने वाले प्लेयर हैरी ब्रूक ही हैं, क्योंकि इनकी टाइमिंग, इनका एलिगेंस बहुत तगड़ा है। बाकी आपको लगते हैं कि कमज़ोर नज़र आते हैं जब हिटिंग करने लगते हैं टेस्ट मैच में, बट हैरी ब्रूक जब भी बड़े शॉट खेलते हैं काफ़ी कॉन्फिडेंट और मिडल ऑफ द मिडल मारते हैं वो अपने बैट से। मिस टाइम बहुत रेयर करते हैं, पूरे इनिंग में कहीं मिस टाइम शॉट नहीं खेला उनने। आउट भी हुए तो तभी हुए जब हाथ से बैट छूट गया था। तो सिराज पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कमेंट्स आ रहे थे, और ये मैंने भी बोला था भाई, एक तरफ इस बंदे ने 20 विकेट लिए हुए हैं, एक कैच ड्रॉप होने के बाद जो पूरी जो पब्लिक इनके पीछे पड़ गई ना, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं किया। भाई थोड़ी रिस्पेक्ट रखो, 20 विकेट लेकर के आ रहे हैं, लगभग 200 ओवर डालने वाले इस मैच में। वर्कलोड मैनेजमेंट की बात कर लो, 5 टेस्ट मैच खेलना वैसे भी आसान नहीं होता। करंट सिनेरियो में अकेले प्लेयर है जो कि 5 टेस्ट मैच की 10 की 10 इनिंग में बॉलिंग कर चुके हैं, क्योंकि क्रिस वोक्स नहीं नजर आए थे, तो उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम जहाँ कैचेस छूटते हैं, कैचेस विन यू मैचेस, ये भी बोलना ठीक है, बट आप वो देखो किस कॉन्टेक्स्ट पे हुआ है।
सिराज ने स्पेल ख़त्म किया, बाहर गए, पहली बॉल ही फील्ड करने आए और पहली बॉल पे ही कैच आ गया। तो प्लेयर के दिमाग में जाके अगर आप सोचोगे तो ऐसी गलती हो सकती है। मान लिया वो कॉन्टेक्स्ट गलत हो गया और साथ ही साथ गलत टाइम पे हो गया, बट ये होता है। इंडिया के को भी ऐसे लक मिले थे जहाँ जायसवाल का कैच छूटा तो उनने शतक मार दिया, लियम डॉसन ने उनका कैच छोड़ा था, उनने शतक मार दिया। तो होता है, सबको लक फेवर करता है। और हैरी ब्रूक और बेन डकेट पे और जो रूट पे तो बहुत ज़्यादा किस्मत मेहरबान हो चुकी है पूरे सीरीज़ में, जहाँ उनके एक नए कैच छूटते हैं और वो फिर शतक में उसको कन्वर्ट करने में कामयाब हुए। तो सिराज यहाँ पे पूरी तरीके से निराश थे, वो भी फील कर पा रहे थे कि इस कैच की इंपॉर्टेंस क्या ज़्यादा थी। भाई हम तो बाहर बैठे बैठे समझ रहे हैं कि इस कैच की क्या इंपॉर्टेंस थी, वो मैच खेल रहे हैं, उनको भी इल्म था इस बात का, उनको भी पता चल गया था कि उनसे कितनी भारी मिस्टेक हो चुकी है वो कैच ड्रॉप होने के बाद। उसके बाद मैच आगे बढ़ता है, फटाफट से लंच तक हो जाता है। लंच होता है तो मैच 164 तक पहुंच जाती है बहुत तेज़ी से इंग्लैंड। फिर लंच के बाद जब आते हैं तो पहले हैरी ब्रूक अपना अर्धशतक करते हैं ताबड़तोड़ तरीके से, आते हैं जो रूट के बाद, बट उनसे पहले अपनी हाफ सेंचुरी लगाते हैं। फिर बाद में पीछे पीछे जो रूट भी अपना अर्धशतक लगा देते हैं। बट जब तक जो रूट 70s 80s में घूम रहे होते हैं, हैरी ब्रूक अपना शतक जड़ के चले जाते हैं। इनके तो रफ्तार के घोड़ा जो था ना, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, एकदम गति पकड़ चुकी थी इंग्लैंड की पारी। और टीम इंडिया को कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था कि कैसे विकेट लिए जाए, क्योंकि आकाशदीप सिंह की लाइन और लेंथ हिल चुकी थी, सिराज बहुत ओवर डाल चुके थे। और इंडिया को ऐसा नहीं चाहिए था कि सिराज ज़्यादा ओवर डालने के चक्कर में इंजर्ड हो जाए और टेस्ट मैच वहीं ख़त्म हो जाए। जडेजा, वाशिंगटन सुंदर को भी ट्राई किया गया, बट बहुत वेवर्ड बॉलिंग हो रही थी और मज़ा नहीं आ रहा था, पिटाई हो रही थी अच्छी खासी। और जो 3-4 का रन रेट होना चाहिए था वो 7 तक का रन रेट पहुँच गया था जब जडेजा और वाशिंगटन सुंदर बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि स्पिन पे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके थे जो रूट और हैरी ब्रूक। और वो नज़र भी आया जिस हिसाब से हैरी ब्रूक ने शतक जड़ दिया। शतक जड़ने के बाद ये तो चलेगा लंच के टी के लिए, टी ब्रेक ज़रूर हो गया। बट उसके बाद क्या होता है, टी ब्रेक के बाद अब आते हैं जो रूट और हैरी ब्रूक। तब लगता है सिर्फ 85 रन चाहिए। टीम इंडिया पूरी तरीके से पिछड़ चुकी थी इस समय मैच में और लग रहा था कि भाई बस औपचारिकता है, आखिरी सेशन है। 30 ओवर में 85 रन बनाना कुछ मुश्किल टास्क नहीं है, बट टीम इंडिया ने उसको मुश्किल बनाया। एक अपॉर्चुनिटी मिली जहां आकाशदीप सिंह ने एक अच्छी शॉर्टर गुड लेंथ की बॉल डाली, हैरी ब्रूक उस पर बड़ा शॉट खेलने गए, बैट फिसल गया हाथ से जैसे पंत के हाथ से छूटा था और फिर से सिराज के ही हाथ में कैच आता है 30 यार्ड में। तो आप वही सोच लीजिए, घूम के समय का चक्कर वहीं पे पहुंच गया जहां पे फिर से कैच उठा हैरी ब्रूक का और कैच आया सिराज के ऊपर और इस बार सिराज ने कैच ले लिया। और जो विकेट 18 या 20 रन पे जा सकता था वो शतक के बाद विकेट मिला इंडिया को हैरी ब्रूक का। आकाशदीप सिंह का भी हमने कुछ डिस्कशन सुने थे जो शुभमन गिल के साथ हो रहे थे। शुभमन गिल उनसे पूछ रहे थे कि भाई क्या इंजेक्शन लेकर के आए। तो यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि हमारे बॉलर्स कितने ज़्यादा अनफिट हैं। मेरे को लग रहा है आकाशदीप अभी भी फिट नहीं है, उनसे ज़बरदस्ती से ये मैच खिलाया गया है। 100% तो नहीं है, ये तो बात लिख के ले लो। बैटिंग में अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया बट बॉलिंग में थोड़े ज़्यादा थके हुए नज़र आ रहे हैं। अपने हर स्पेल के बाद मोस्टली वो बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। सिराज गज़ब की लाइन और लेंथ डाल रहे हैं, टचवुड अभी भी डालते रहे, आखिरी दिन तक मैच जा चुका है। एक और दिन, एक और आखिरी 100 मीटर जो मैं बोलता हूँ ना, 100 मीटर का आखिरी 50 मीटर बाकी है। टीम इंडिया ने अगर ये खींच दिया तो ये 35 रन 70 रन साबित होंगे और इंग्लैंड ये चेज़ नहीं कर पाएगा, बस आखिरी पुश और देना है। प्रसिद्ध कृष्णा इकॉनमी थोड़ी हायर रह रही है, बट इस टेस्ट सीरीज़ के इस टेस्ट मैच में, 5वें टेस्ट मैच की अगर मैं बात करूँ तो बॉलिंग अच्छी की है, तंग की है। और तंग ऐसा किया है कि भाई मतलब धूल उड़ा दी, एकदम आउटसाइड एज बीट करते जा रहे हैं। बैट पे भी मार रहे तो बॉल तेज़ी से अंदर आ रही है और मतलब कंट्रोल आ गया है। जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो पहले टेस्ट मैच में नहीं आया था वो कंट्रोल डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिला प्रसिद्ध कृष्णा से। तो उसके बाद हैरी ब्रूक आउट हुए तो हमें पता था कि भाई जो रूट जब तक खड़ा है भाई इसको आउट करना ज़रूरी है, क्योंकि जो रूट किसी के साथ भी बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि जेमी स्मिथ आ चुके थे। तो यहाँ पे शतक आता है, जो रूट का सेलिब्रेशन होता है और बैंड लगा के सेलिब्रेट करते हैं, वो भी सेलिब्रेशन लंबा नहीं हो पाता है क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा आउट कर देते हैं फिर जो रूट को और फिर से बूम, टेस्ट मैच पूरी तरीके से खुल जाता है। क्योंकि उसके बाद हमें पता था मेन लिंक थी, दोनों प्लेयर आ गए थे वो जिनके रन नहीं बने थे, दोनों सिंगल डिजिट में थे। जेमी स्मिथ और जेमी ओवरटन बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम इंडिया को बहुत अच्छा मौका मिल गया था विकेट्स लेने का और मैच को घुमाने का, पलटने का। अब डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में, जिसको मैं बहुत टाइम से डिस्कस करना चाहता था बट वो टाइम नहीं मिल रहा था और मैं कमेंट्स भी देख रहा हूँ तो उसी के इर्द गिर्द चल रहे हैं। तो वो भाई वो स्पेल सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा का लगभग 12 बॉलों में 9 बॉलें लगभग
विकेट्स हिटिंग वाली बॉल थी लगभग, और हर बॉल पे अपील हुई, सारी बॉलें पैर पे जाके लग रही थी, जो रूट के और जेमी स्मिथ के, बट दोनों अंपायर रजा साहब और कुमार धर्मसेना हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों ने एक भी बार आउट नहीं दिया, एक बार भी उंगली खड़ी नहीं की। टीम इंडिया ने 9 अपील्स में सिर्फ एक बार DRS लिया, जो कि वो भी वेस्ट हो गया। तो ऑल इन ऑल कम हो चुका था। पता नहीं अचानक से टी के बाद क्या हुआ, बॉल बहुत ज़्यादा मूव हो रही थी और इंग्लैंड प्लेयर उसको नहीं झेल पा रहे थे। उसी का नतीजा था, इंडिया को फटाफट से 20 रन के अंदर 2 विकेट मिलते हैं और रन रेट जो 5 या 6 का चल रहा था वो गिरता है 2.44 पे। तो इंडिया का गजब का कमबैक तो हो ही चुका था, बट जेमी ओवरटन और जेमी स्मिथ दोनों बहुत ज़्यादा प्रेशर ले चुके थे अपने ऊपर। और फिर कैमरा जाता है डगआउट में, जहाँ क्रिस वोक्स तैयार हो चुके थे। क्रिस वोक्स भाई, उनका लेफ्ट हैंड पूरी तरीके से डिसलोकेट हो चुका है, उनका जो शोल्डर है वो डिसलोकेटेड है, बट फिर भी पूरी स्ट्रैपिंग के साथ, पूरे जो शोल्डर सपोर्टर के साथ उनने वो वेस्ट पे भी बांधा हुआ है, पूरी तरीके से तैयार थे कि टीम को ज़रूरत पड़ी तो मैं बैटिंग करने डेफिनेटली आऊँगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा मौसम ने साथ दे दिया इंग्लैंड का, अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि मोमेंटम पूरा टीम इंडिया के पास था। 35 रन बचे थे, 1-2 विकेट और आ सकते थे आज के दिन के खेल में। पहले तो ओवरकास्ट कंडीशन होती है, लाइट्स ख़राब होती हैं, बैड लाइट हो जाता है, बट उसके बाद बारिश भी आ जाती है और फिर कैमरा जाता है उसी पिच क्यूरेटर पे जो पहले टेस्ट मैच के 5th टेस्ट मैच के पहले दिन से पहले गौतम गंभीर से जिनने लड़ाई कर ली थी। उनने बोल दिया अंपायर को कि भाई पॉसिबल नहीं है, मुझे आधे घंटे से ज़्यादा लगेगा। बट आधा घंटा लेने पे 11 बज रहे थे और 11 बजे के बाद हमें पता है वैसी बैड लाइट की वजह से 11:30 तक मैच नहीं हो पाता है। तो फिर दोनों अंपायर्स ने दोनों डगआउट में जाके कॉल कर दिया कि आज के दिन का खेल समाप्त हो चुका है। तो ये, अगर मैं बात करूं कि किसके लिए पॉजिटिव है किसके लिए नेगेटिव है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, पॉजिटिव है नेगेटिव। मैं कमेंट सेक्शन ओपन कर लेता हूं, आप फटाफट से अपना राय दे सकते हैं कि आपके हिसाब से ये दिन का खेल समाप्त होना किसको फेवर करेगा। पहले ही कमेंट आ गया है कि भाई इंडिया को फ़ायदा है। ये बात तो मैं भी मानता हूँ, मेरा भी पर्सनल ओपिनियन है कि टीम इंडिया को फ़ायदा होने वाला है इससे, और उसका सीधा सीधा रीज़न यही है कि सिराज लगभग 180 प्लस ओवर डाल चुके हैं, उनको रेस्ट मिलेगा, जो कि अकेले पे इस बैटरी संभाल रहे हैं। चार्ज होने का मौका मिलेगा, रिचार्ज होने का मौका मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उनको आइस बाथ लेने को मिलेगा। भाई बर्फ़ की टंकी में अपने आप को डुबो देंगे कि भाई जल्दी से जल्दी बॉडी रिलैक्स हो, हील हो, और कल वो प्रिपेयर हो सके। मसाज लेंगे तो वो रिफ़्रेश होकर कल उतर सकते हैं। साथ में दूसरा पॉइंट, 3.4 ओवर्स दूर है न्यू बॉल, तो 3.4 ओवर पुरानी बॉल डालो, उसके बाद नई बॉल ले लो जो ज़्यादा हरकत करेगी। तो ये दूसरा ऑप्शन है कि कल इंडिया को ये फ़ायदा होगा। नुकसान की बात करूँ तो वही है भाई, इंग्लैंड ले लेगा रोलर, प्लेन पिच हो जाएगी एकदम सपाट, तो वो 8-10 ओवर तक ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा, और 8-10 ओवर में आपकी नई बॉल भी 3-4 ओवर पुरानी हो जाएगी, तो उससे इंग्लैंड फ़ायदा उठाने का ट्राई करेगा। तो मैं बोलूँगा मिक्स फीलिंग है, 70% इंडिया फ़ायदा उठा सकती है, 30% अभी भी इंग्लैंड फ़ायदा उठा सकती है 5वें दिन के खेल का। क्योंकि इसमें एक और फैक्टर जोड़ दूँ, इंग्लैंड ने सोच लिया था क्रिस वोक्स को बैटिंग करवानी है, तो क्रिस वोक्स को एक रात का आराम और मिलेगा अपने आप को प्रिपेयर करने का, बॉडी को प्रिपेयर करने का, कल एक हाथ से बैट पकड़ने के लिए। क्योंकि मान लीजिए, और थोड़ा विजुअलाइज़ कीजिए, वो राइट हैंड बैट्समैन है, उनके लेफ्ट कंधे पे चोट लगी, तो उनका लेफ्ट कंधा आगे रहेगा, राइट हाथ से सिर्फ बैट पकड़ेंगे वो, और एक हाथ से सिर्फ डिफेंस करेंगे। तो वो, उनके सामने जो भी बैट्समैन होगा वो यही सोच के खेलेगा कि भाई इनको 1 या 2 बॉल दी जाए ओवर की, उसी को वो डिफेंस करेंगे और मैच आगे ले जाएंगे। अगर बात गई क्रिस वोक्स तक, बैटिंग तक, जो कि 9वां विकेट गिरने के बाद ही आएंगे, ऐसा नहीं कि 7वां विकेट गिर जाएगा और क्रिस वोक्स आएंगे ना, वो आएंगे 9 विकेट गिरने के बाद और सिर्फ डिफेंस करेंगे, 1 या 2 बॉल खेलने के लिए ही स्ट्राइक लेंगे, वरना वो दूसरे छोर पर रहेंगे। पैर पे कोई चोट नहीं है तो भागते हुए तो ज़रूर नजर आएंगे, बट डिफेंस करते हुए नजर आएंगे। अब मैं बॉलर का माइंड से बताऊँ, एज एन ऑलराउंडर मेरा तो ये दिमाग है भाई, पहली ही बॉल क्रिस वोक्स को पैर पे डालना और तेज़ी से अंदर आने देना, क्योंकि जब आप राइट हैंड से बैट पकड़ते हो ना, आपका बैट जल्दी पैर की तरफ आता ही नहीं है। ये आप अभी भी घर पे ट्राई करके देख सकते हो। अगर आपने दोनों हाथ से बैट पकड़ा है ना, तो आपको जो लेफ्ट हैंड है ना, वो एंगल देने का काम करता है, राइट हैंड सिर्फ पावर देता है बैटिंग करते टाइम। तो लेफ्ट हैंड अगर आप नहीं बैट पकड़ रहे हो तो आप डायरेक्शन नहीं दे पाओगे बैट को, और अगर आपने एक सटी की ऑर्कर डाल दी, मिडल ऑफ मिडल पे डाली, और वो थोड़ी भी हिली और लेग स्टम्प की तरफ जाती है, तो पक्का आपको एलबीडब्ल्यू मिलेगा। और अगर ये हो गया पहला मोड ऑफ डिसमिसल, जिस पे क्रिस वोक्स आउट कर सकते हैं। दूसरा मोड अगर आप बताऊं, 2 बॉल तेज़ी से डाल दो, तीसरी स्लोअर वन डाल दो। उससे होगा क्या, पहली 2 बॉल पे तो क्रिस वोक्स सोचेंगे कि मैं थोड़ा तेज़ बैट मार लूँ, तीसरे पे वो वही टाइमिंग करने जाएंगे और बॉटम हैंड रुकने का नाम नहीं लेता। अगर आपको चेक करना है ना अपना शॉट, मान लो आपने सोच लिया कि मैं मारने जा रहा हूँ, बट फिर आप लास्ट मिनट पे डिसाइड करते हो कि नहीं भाई अब मैं शॉट नहीं मारूंगा, तो आप बैट को जब रोकने जाते हो ना, तो आपका लेफ्ट हैंड रोकने का काम करता है शॉट को, बट वो लेफ्ट हैंड से अगर बैट ही नहीं पकड़ेंगे तो झटका देंगे और उसमें कैच उछल जाएगा। तो ये 2 मोड हैं जिससे क्रिस वोक्स को आउट कर सकते हैं, बट वो बात होगी 10वें विकेट की। अभी मेन है 2 विकेट लेना, जिसमें
जेमी स्मिथ है, जेमी ओवरटन है, गस किंगस्टन है एंड देन क्रिस वोक्स है। तो ये 5 जो प्लेयर है ना, ये थोड़ा मैच फंसाएंगे ज़रूर, बट ये 35 रन शुड फेल लाइक अ हेल, जो हम बोलते हैं ना, विराट कोहली ने जो बोला था, दिस 60 ओवर शुड फील लाइक हेल टू इंग्लैंड, वही होना चाहिए। ये 35 रन भी इनको एकदम नर्क जैसे लगने चाहिए भाई, बनाने मुश्किल करवा दो इनके लिए। और 374 वैसे भी आसान टोटल नहीं होता, बट जो रूट ने और हैरी बुक ने इसको बहुत आसान बना दिया है। और अगर मैं स्कोर लाइन की बात करूँ तो स्कोर लाइन भी बहुत तगड़ी चल रही है। 339 बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पे इंग्लैंड के, सिर्फ 35 रन दूर है इंग्लैंड जीत से। और टीम इंडिया को 4 क्रूशल विकेट्स लेने हैं और बहुत तगड़ा टेस्ट मैच आ रहा है। दोनों टीमें बॉडी ऑन द लाइन लगा के खेल रही हैं। हम पंत की तारीफ जिस हिसाब से कर रहे थे कि वो फ्रैक्चर के बाद भी बैटिंग करने आए थे, सेम गोज़ हेयर। क्रिस वोक्स अगर बैटिंग करने आ गए तो भाई ये भी बहुत बड़ी एक माइलस्टोन होगा उनके करियर का, और साथ ही साथ मोटिवेटिंग फैक्टर होगा दोनों टीमों के लिए। और अगर वो 7वें विकेट पे ही आ गए ना, तो इससे कॉन्फिडेंस आने वाले बैट्समैन को होगा, बट जिसके चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं। तो ये होगी बात, ये इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे भाई। 25वें दिन तक मैच जा चुका है, 5 टेस्ट मैच 5वें दिन पे जाके रिजल्ट पे आ रहे हैं, ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है टेस्ट मैच का। और मैं कमेंट सेक्शन में देख लूँ क्या कमेंट हो रहा है। भाई सुनील गावस्कर ने तो पहन ली थी वो, अब वो कल भी वो ब्लेज़र पहन के आएंगे, तो वो पहनेंगे, वापस से पहनेंगे। कल इंडिया को वो सपोर्ट चाहिए होगा 35 रन का, 4 विकेट का। और अभी स्ट्राइक पे कौन है, मेरे को एक बार चेक कर लें दो, स्ट्राइक पे कौन है। स्ट्राइक पे हैं शायद जेमी ओवरटन, और प्रसिद्ध कृष्णा की 4 बॉलें बची है, और वही 3.4 ओवर के बाद न्यू बॉल अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से गेम प्लान सीधा है, 3.4 ओवर डालो और जैसी ही बॉल अवेलेबल होती है न्यू बॉल ले लो। तो ये सवाल बार बार आ रहे हैं, तो मैं वही देखता चल रहा हूँ। और स्पिनर की बात हो रही है, नहीं भाई, जडेजा वाशिंगटन सुंदर को अब ओवर नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। भले ही 20 ओवर कल हो जाए और 10 ही रन बने, और उसके बाद आप सोचो कि हमारे बॉलर थक गए ना, कल जितना भी मैच होगा वो पेसर ही डालेंगे। और शुभमन गिल थोड़ा भरोसा भी करते हैं अपने पेसर्स पे, तो आपको स्पिनर नहीं दिखेंगे कल के दिन पे। अगर आपने उम्मीद लगाई है जडेजा वाशिंगटन सुंदर की, तो भूल जाओ, कल आपको स्पिनर दिखेंगे ही नहीं। इनका कंट्रीब्यूशन आपको फील्डिंग में दिखेगा, जडेजा और वाशिंगटन सुंदर का, जो कि रन आउट में बहुत बार योगदान देते हैं। तो टीम इंडिया का पूरा प्लान होगा कल ऑल आउट का, इंग्लैंड का प्लान होगा 35 रन बनाने का, क्रिस वोक्स का प्लान होगा बैटिंग करने आने का। बट ये टेस्ट सीरीज़ जैसी जानी चाहिए थी वैसी गई है, 2-2 की स्कोर लाइन अगर हो गई तो मैं इसको टीम इंडिया की जीत मानता हूँ, क्योंकि पूरी यंग ब्रिगेड गई थी, नया कप्तान गया था, नई बॉलिंग लाइनअप गई थी, नई पेस बैटरी थी। और अगर मैं घूम फिर के बात करूँ एक ही टॉपिक पे आके, कि विराट और रोहित शर्मा का रिटायरमेंट इसी सीरीज़ से पहले आया है। किसी भी प्लेयर के लिए डेब्यू करना, कैप्टनसी करना, कम बैक करना, ये तीनों फैक्टर ले लो। साई सुदर्शन का डेब्यू, करुण नायर का कम बैक, शुभमन गिल के लिए कप्तानी आसान नहीं होती अवे टूर में, और इंग्लैंड तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट प्लेस होती है। आप ऑस्ट्रेलिया, सेना कंट्रीज़ में आप कहीं भी बना सकते हो, साउथ अफ्रीका हो जाए, ऑस्ट्रेलिया हो जाए, न्यूजीलैंड हो जाए। न्यूजीलैंड इंग्लैंड टफेस्ट मानी जाती है, वहाँ पे जाके आप अपनी नई न्यू ब्रिगेड के साथ उतरते हो और इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे करके आते हो, वो नेक्स्ट लेवल कंट्रीब्यूशन होता है। और ये 4 चांद लगेगा अगर 2-2 होता है तो, क्योंकि मैंने तो बहुत पहले ही बोल दिया था कि भाई कैच नहीं, मैच छूट चुका है, बट कम बैक हो गया टीम इंडिया का। ये भी एक बहुत अच्छा टर्न अराउंड दिखा है इस टेस्ट मैच में। और 374 बनाने के बाद भी अगर आप ना जीतें तो थोड़ा सेल्फ डाउट होता है अपनी बॉलिंग पे। फिर बात वहाँ जाती है कि वाशिंगटन सुंदर अगर वो 50 रन नहीं बनाते, प्रसिद्ध कृष्णा एक तरफ खड़े नहीं रहते, और वो 3-3 4-4 छक्के नहीं आते, तो ये टेस्ट मैच आज ख़त्म हो गया होता। तो एक एक प्लेयर का कंट्रीब्यूशन, एक एक प्लेयर का माइंडसेट, एक एक प्लेयर का अप्रोच डिफाइन करता है टेस्ट मैच को। इसीलिए बोलते हैं द अल्टीमेट फॉर्मेट ऑफ द गेम है टेस्ट क्रिकेट, जो कि आपको बहुत टेस्ट करवाता है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कल किस गुड न्यूज़ के साथ उतरते हैं। मैं तो यही गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि टीम इंडिया ने जीत लिया है 5th टेस्ट मैच बाय 12-15 रन, और 2-2 से बराबर कर दिया टेस्ट सीरीज़। प्लेयर ऑफ द मैच मैं आंख बंद करके मोहम्मद सिराज को दे दूंगा भाई, जिस हिसाब से उन्होंने विकेट लिया है। प्लेयर ऑफ द मैच की अगर मैं बात करूँ तो मैं जायसवाल को देने का ज़्यादा करूँगा सुझाव, क्योंकि उन्हें सेकंड इनिंग में शतक लगाया जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा ये पोस्ट मैच एनालिसिस, कैसे लगी है हाइलाइट्स, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी सवाल है तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, कल के लाइव सेशन में या फिर जब मुझे समय मिलता है तो मैं उसको भी कवर कर लूँगा। तो मिलूंगा कल के सारे क्रिकेटिंग अपडेट के साथ और हाईलाइट्स के साथ, प्लस पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।